टप टप टप। रात में नल खुला रह गया होगा, उसने सोचा, और आवाज की अवहेलना करते हुए चादर सिर तक खींच ली। कोई भी आवाज, कोई भी स्मृति रात के निविड़ अंधकार में दूनी या गहरी हो जाती है। जिस संदर्भ को न सोचना हो, वही संदर्भ अपने स्मरण का आग्रह करते हैं और अपनी हर्ष धर्मिता में सफल भी होते हैं। और एक स्थिति ऐसी होती है, उन संदर्भों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता सोचने को। उसने चादर अलग करते हुए खिड़की के बाहर देखा। रात जितनी बीत चुकी थी, लगभग उतनी ही बाकी भी थी। ठीक उसी की तरह, न पूरी इधर न पूरी उधर। अंधेरे की नदी में बीचों बीच जहां उजले धुले संदर्भ ही पतवार होते हैं। उसने नल बंद किया और बत्ती जलाकर आदम का शीशे सामने बैठ गई। उन्नीदी आंखें अपने ही प्रतिबिंब को बेहद अजनबी भाव से देखे जा रही थीं। आईने में उसके प्रतिबिंब के पार्श्व में एक सोचा हुआ चेहरा अनायास ही आकार पाने लगा। उसने अपनी आंखों को मलते हुए खुद को चैतन्य किया और कंघी उठाकर अपने खुले बालों में चलाने लगी। उसे बीच रात में ऐसा करना को अपने प्रभाव में लेते जा रही थी। वो निढाल होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लगा उसका बिस्तर पृथ्वी के एक चौथाई भूखंड की तरह विशाल एवं दूर तक फैला हुआ है, जिस पर वह दो अदृश्य बाहों के सहारे पड़ी हुई है। नहीं, वह इन दो अदृश्य बाहों का सहारा नहीं स्वीकार कर सकती। उसने सोचा, इस मध्यरात्रि में जहां ये दो बाहें दृष्टिगत होंगी, शशांक की फैली हुई बाहों को उसकी पत्नी तकिया बनाकर लेटी होगी, या फिर यह भी संभव है कि शशांक ने अपनी दोनों बाहों को 10 उंगलियों से जोड़कर अपने ही सिर के नीचे तकिए की तरह लगा लिया हो। हम दूसरों के द्वारा खींची गई लकीरों पर या दूसरों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने को किस तरह विवश होते हैं, भले ही उन पर चलने के लिए हमें निरंतर डगमगाना पड़े। नहीं, मैं शशांक को प्रेम नहीं करती। नहीं, मैं शशांक को प्रेम कर ही नहीं सकती। ये सर्वथा अनुचित है। पर अस्वाभाविक नहीं, शशांक का तकिया सलाम सा यह वाक्य उसके इर्द गिर्द नाचने लगा। बीती बातों को सही अनुक्रम में सजाते उसे झपकी सी आ गई। सुबह नींद खुली तो खिड़की के बीच से आती धूप उस पर तिरछी पड़ रही थी, उसके कंधे से होकर गुजरती हुई। उसे लगा जैसे धूप ने उसके मस्तिष्क और उसके हृदय को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया हो। जो हृदय कहता है उसे मस्तिष्क नहीं स्वीकार करता, और जो मस्तिष्क कहता है उसे हृदय नहीं सुनता। हम जिस समाज से नफरत करते हैं उसी से डरते भी हैं, और जिसे चाहते हैं उसी से कतराते भी हैं। ऐसा क्यों होता है वन्या? इसलिए क्योंकि हमें उसी समाज में सांस लेनी है, उसी समाज में रहना है। कहने में भले ही अपनी कमजोरी लगे, पर यही है कड़वा सच, और इन्हीं अर्थों में हमारी स्वतंत्रता अत्यंत सीमित है। ठीक कहती हो, हम अपनी हर गतिविधि को समाज की नजर से देखते हैं कि ऐसा करना समाज द्वारा स्वीकृत हो या मान्य होगा अथवा नहीं। वन्या की स्मृति में संवादों के टुकड़े गूंजने लगे। शशांक के सामने न सही, क्या मैं अपने एकांत में भी स्वीकार नहीं कर सकती कि मैं उसे प्यार करती हूँ? पर क्या यह उचित होगा? कौन तय करता है उचित या अनुचित? हमारे उचित या अनुचित का निर्धारण करने के अधिकार समाज को कब, क्यों और कैसे मिल गए? ये समाज क्या है? खिड़की से बाहर लॉन कटीले तारों से घिरा था। चार दीवारी पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े धंसे थे। उसे लगा शशांक उसके एकदम बगल में आकर खड़ा हो गया है। देखो वन्या, यही है समाज और यही है हमारी सीमाएं, जिसे हम हमेशा इस पार से देखने के आदी हो गए हैं। यह हमारा चाहना नहीं होता, पर हम इसे तोड़ते भी नहीं। उसे सहसा याद आया, पहली बार शशांक ने उससे कहा था, आप मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। पता नहीं क्यों
मैं तो अपने आप को बेहद सामान्य महसूस करती हूँ। आपकी यही सामान्यता तो आपकी विशिष्टता है। असाधारण रूप से साधारण आपका चरित्र मुझे अत्यंत प्रेरक लगता है। वन्या खुद को संदर्भ से काटना चाहती थी। उसने अखबार उठा लिया, पर उसे लगा आंखें वही पढ़ना चाहती हैं जो उसके मनोनुकूल हो। उसे लगा कि अखबार से एक एक कर अक्षर बाहर निकले चले आ रहे हैं और कुछ ही देर में अखबार एकदम खाली रह गया है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था इसमें वो सादा कागज भी उठा ले तो उस पर अक्षर उगने लगेंगे। कमरे में छोटा शीशा इस कोण से रखा था कि धूप सीधे उस पर गिरकर दीवार पर पोस्टकार्ड से चिपक गई थी। वन्या ने धूप अपनी पीठ पर ली और अपना चेहरा शीशे करीब कर लिया। वन्या, तुम अक्सर पूछती हो ना कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे तुमसे जोड़ता है। कभी शीशे के सामने बैठकर मेरी दृष्टि से स्वयं को देखो, तुम्हें लगेगा। अब तुम कहोगे मैं बहुत सुंदर हूं, तो सुनो, मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। वन्या, ये सुंदरता कहते किसे हैं? जहां तक मैं सोचता हूं, आंखों को जो अच्छा लगे वही सुंदर है, और तुम मुझे अच्छी लगती हो, इतनी कि जब तुम मुझसे विदा होती हो मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर वहीं छूट जाता हूं। वन्या ने शीशा पीछे घुमा लिया। शशांक जिस दिन उससे मिलकर जाता है उसके भीतर अजीब सा होने लगता है। हालांकि शशांक का लंबे समय तक उससे न मिलना भी उसे असहज कर देता है। वन्या मौन थी। उसे लग रहा था बाहर के कोलाहल को छोटा करता हुआ उसका चुप ही है जो आकाश तक फैला हुआ है। क्या रेल की खिड़कियों से छूटने वाले दृश्यों की तरह वो भविष्य में अपने भीतर के अतीत को विस्मृत कर पाएगी? शायद ये संभव नहीं होगा। आज का वर्तमान बाढ़ का पानी नहीं है जो आज नहीं तो कल लौट जाएगा। सुनो शशांक, अगर तुम्हारी स्मृति शक्ति का शतांश में मिल जाता तो क्या होगा स्मृति का? स्मृति का कमजोर होना भी लाभप्रद होता है कभी कभी। तुम कहती हो मैं एकदम टेप रिकॉर्डर हूं, हो सकता है, पर मेरे भीतर कुछ भी इरेज नहीं होता। जानती हो, याददाश्त खो चुके व्यक्ति से मुझे सहानुभूति नहीं ईर्ष्या होती है। मैं अपना संपूर्ण अतीत स्लेट पर लिखे अक्षर की तरफ पोंछ देना चाहता हूँ। वन्या कभी कभी शशांक को बोलते देख सिहर जाती थी। मैं बेहद स्वार्थी हूँ वन्या। मैं तुम्हारी उपलब्धता खोना नहीं चाहता। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए एक आश्वस्ति होता है। वन्या को लगता शशांक अपनी कोई ही अनुभूति बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के उसके सामने परोस सकता है। एकदम सीधी सच्ची अनुभूति। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वन्या। शशांक के होठों से निकलने वाले शब्द कांपते भी नहीं थे, पर ये समाज, ये लोग, तुम्हारी अपनी परिस्थिति, क्या तुम्हें डर नहीं लगता शशांक? निर्दोष प्रेम व्यक्ति को निर्भीक कर देता है वन्या। किसी बड़े आदमी ने कहा भी तो है कि एक सही व्यक्ति को सुखी रहने के लिए बेशर्म हो जाना चाहिए। कॉलबेल की कर्कश सी आवाज ने उसे एकाएक वर्तमान में ला खड़ा किया। ये मोहल्ले के छोटे छोटे शरारती बच्चों की आदत थी। वे कॉलबेल दबाकर अदृश्य हो जाते थे। घर के सभी सदस्य किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। वह सिर दर्द के बहाने घर में अकेली थी। अवकाश के क्षणों की संपूर्णता को एक विशिष्ट संदर्भ से जोड़ते हुए उसे लग रहा था जैसे वह केवल पृष्ठ दर पृष्ठ पलटती जा रही है या फिर कैसेट बदलती जा रही है। संवाद बदलते हैं, पार्श्व संगीत बदल जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं तुमसे मिलकर अपना सारा तनाव तुम्हें सौंप देता हूँ, वरना मुझे कभी कभी लगता है ये सारा तनाव मुझे कसी हुई प्रत्यंचा की तरह तल से तोड़ देगा। नहीं शशांक, अपने तनाव को दूसरों के लिए माधुर्य बदल दो, सितार की तरह। शशांक वन्या को देखता रह गया था और उसकी दृष्टि में वन्या देखते देखते उससे बड़ी हो गई थी, बेहद बड़ी, नदी की तरह जिससे मिलकर शशांक खुद को छोटे झरने की तरह महसूस करता था। वन्या, कभी वातावरण को बोलते सुना है? कभी चुप होकर सुनो। ये दीवारें, ये छत, जहां तहां रखी वस्तुएं भी संवाद करती हैं। उसे इस समय लग रहा था उसके इस एकांत में, उसके मौन संभाषण में वहां का चप्पा चप्पा सम्मिलित है। उसे लगा उसके भीतर कुछ गतिवान है, क्षण भर को विश्राम चाहता है।
दोनों के मध्य सीमाओं की एक और अभेद्य दीवार। वन्या, मुझे लगता है मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे अतीत, तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य को एकदम अलग अलग देखना चाहता हूँ। हालांकि यह स्वयं मेरे लिए संभव नहीं होगा। जैसे बचपन में लगने वाले जीवन रक्षक टीके अमिट होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्द, तुम्हारी स्मृति मेरे पास हमेशा रहेगी, ताबीज की तरह। शशांक ने चलते समय पीछे नहीं देखा था। वन्या, वन्या, वन्या। वन्या ने देखा पिंजड़े से मिट्ठू मियाँ उसे बुला रहे हैं। अपनी उधेड़बुन में वो उसे खाना देना भूल गई थी। उसने अमरूद का एक टुकड़ा पिंजड़े में डाल दिया। तोता उसे कुतरने लगा। वन्या को लगा जैसे तोता माहौल की खामोशी को कुतर रहा है। उसने जाने का सोचकर पिंजड़ा खोल दिया। तोता पिंजड़े से निकलकर आंगन की दीवार पर जाकर बैठ गया तो उसे चुपचाप देखती रही। तोता आंगन से पार दूर आकाश की ओर देख रहा था, निर्निमेष। थोड़ी देर बाद तोता उड़कर वापस पिंजड़े में आ गया। वह आसमान को पिंजड़े के भीतर से देखने का आदी हो गया था, ठीक उसी की तरह। नहीं, वह भी नहीं उड़ सकेगी खुले आसमान में। कुर्सी पर बैठकर उसने सिर मेज पर झुका दिया। उसे लगा चारों तरफ से खिड़की, दरवाजे, दीवारें उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। छत नीचे आ रही है। कमरा छोटा होता जा रहा है। उसे घुटन होने लगी। उसने खिड़की खोल दी। वन्या, पिंजड़े में रहने वाले तोते अन्य पक्षियों के साथ नहीं उड़ पाते। जंगली पक्षी खरोंच डालते हैं उन्हें। वन्या को लगा खिड़की से बाहर चारदीवारी ऊंची और ऊंची होती जा रही है और उस पर धसे कांच के टुकड़े धूप पाकर चमक रहे हैं और कटीले तारों की श्रृंखला उसके बेहद करीब आ गई है, उसे छूते हुए। देखो वन्या, यही हमारा समाज और यही हमारी सीमाएं, जिसे हम हमेशा इस पार से देखने के आदी हो गए हैं। यह हमारा चाहना नहीं होता, पर हम इसे तोड़ते भी नहीं। सीमा के इस पार से अभी आप सुन रहे थे कहानी बसु मालवीय की। घंटियों का आलाप बीच में ही टूट जाता। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर यह क्रम चलता ही रहा, चलता ही रहा। रात के सन्नाटे में कभी कभी ध्वनियां दिखाई सी देने लगती हैं। घंटी बजती और अंधेरे में कुछ टूट कर गिर जाता। छन, ताड़, नहीं, शायद और ही कुछ, कोई और ही ध्वनि। क्या टूटकर गिरता होगा? ये सन्नाटा टूटने की आवाज है। फोन की घंटी अंधेरे की काली चादर को सर्र से काट कर अलग कर देती। हम सब अंधेरे का छोटा छोटा टुकड़ा ओढ़े सो रहे थे। माँ को दमा है, उसे घंटों नींद नहीं आती। कभी बरामदे में, कभी सीढ़ियों पर बैठकर वो रात के इस पार से उस पार तक चली जाती है। अभी तक नहीं लौटे हैं पिता। गली में थोड़े थोड़े अंतराल पर चौकीदार की सीटी सुनाई देती है और उसके बूटों की ठक ठक। अंधेरे के पार तक देखना चाहती है माँ। माँ शंकित है। फोन की घंटी बजती है, किर्र किर्र, फिर कट जाती है। आज ही तो लौटना था पिता को लखनऊ से। ट्रेन आए तो समय हो चुका होगा। भाभी निकलती है कमरे से। फोन की पहली ही घंटी पर दौड़ कर उठा लेती है फोन। हेलो हेलो चीखती है। फोन फिर कट जाता है। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटे ये। बुदबुदाती है। अजीब सी लत पड़ गई है यार दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करना और फिर शहर के इस छोर से उस छोर तक स्कूटर से आना। कहीं कुछ हो जाए तो। रात चढ़ते ही फोन की आवाज कर्कश से लगने लगती है। घंटियां बज बज कर कट जाते। अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। आशंकाएं हमारे शरीर पर छिपकली सा रेंग रही हैं। कौन होगा फोन के उस पार? जाने क्या कहना होगा उसे। हम झटक देना चाहते हैं सारी आशंकाएं। कटी छिपकली की पूंछ नाचने लगती है हमारे आगे। ये भय है हमारे कमजोर पड़ते ही हमसे बड़े हो जाते हैं ये। मीनल आज ही आई है मायके। मीनल आज ही आई है मायके। वह यहाँ आई नहीं कि निलय परेशान होने लगता है। वह नहीं रह पाता उसके बगैर।
फोन की घंटी ने उसकी नींद में भी सुराख कर दिया था। होता है कभी कभी नींद के जरा से सुराख से बाहर की पूरी पूरी दुनिया भीतर चली आती है। और अभी तो नींद गहराई भी नहीं थी कि वही किर्र 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 चिकोटी सी काट ली हो गई हो, जैसे फोन के उस पार मिले ही होंगे। और कौन होगा इतनी रात गए? या फिर वह दौड़ती है फोन के चोंगे की ओर। अब की बजते ही उठाकर देखूं। 2 वर्ष पहले इन्हीं दिनों बच्चों की छुट्टियों के दिन निलय को दिल का दौरा पड़ा था। कितनी कठिन हो गई थी वो रात। सवेरे की ट्रेन मिलने तक उस रात का काटना पहाड़ काटने जैसा लगा था उसे। नहीं, आज जब वह चली निलय एकदम ठीक थे। किर्र किर्र, हाँ हेलो, मैं मीनल। आवाज के उस पार खामोशी की रेत पर सारा भीगापन सूख रह जाता। सन्नाटा जमकर ठोस होने लगता। मीनल चिल्लाती जोर से, जैसे सारी चुप्पी उसके चिल्लाने से टूट जाएगी। वह चिल्लाती जैसे हथौड़ी चला रही हो। माँ फोन लेती है उसके हाथ से। क्यों चिल्ला रही है रे? फोन कब का कट चुका है। पसीना पसीना हो रही है मीनल। माथे पर, गले पर चुहचुहाई पसीने की बूंदें रेंगती हुई ढुलक रही हैं। ब्लाउज के भीतर कीड़े चल रहे हो जैसे। तू जाकर सो, फोन हम देख लेंगे। भाभी चुप है। उसके सीने के भीतर की घड़ी जोर जोर से टिक 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 टिक, धक 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 धक। खामोशी की परत गहरी और गहरी होती जा रही है, चिंता की कहीं और ज्यादा। उसने अपने उनकी कुशलता के लिए धोती के छोर में चुपचाप गांठ लगा ली है। 2-2.5 महीने पहले कैसे चोट खाकर आए थे ये। आंख तो साफ बच गई थी। हे भगवान, घंटी फिर बजती है। वह फिर लपकती है। फिर एक न टूटती चुप्पी, एक अजीब सा भय, आशंका, सिहरन। कौन होगा फोन के उस पार लगातार प्रयास करता हुआ। जाने कितनी महत्वपूर्ण सूचना देनी होगी उसे। फोन की किर्र किर्र रात के 45 मिनट ले चुकी है। सब अपने आप को किसी न किसी दुर्घटना के लिए तैयार कर रहे हैं। माँ परेशान है। 71 की हड़ताल के दिनों इतनी ही रात सूचना आई थी। पिता पुलिस की हिरासत में है। कहीं फिर कोई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी और मीनल दोनों सोचती हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इतनी बड़ी जिंदगी, इतने छोटे बच्चे। इतनी देर की आशंका ने अजीब सा कर दिया है उन्हें। अब घंटी उनके भीतर बजने लगी है। घंटी नहीं भी बजती तो भी रह रहकर चौंकते हैं सब के सब। अपने अपने कगार पर पानी की तेज लहर का इंतजार करते थे। क्या कुछ घटने को है, क्या कुछ घट चुका होगा। हम सब तनी हुई डोर पर खड़े हैं। अब टूटी कि तब। कमरा भरे हुए गुब्बारे से लग रहा है। अब फूटा कि तब। वह चुपचाप एम्प्लॉयमेंट न्यूज की रिक्तियां लाल पेन से अंडरलाइन कर रहा है। सब तनाव में जाग रहे हैं। उसके लिए अभी सोने का समय ही नहीं हुआ। वह खाली है, कभी भी सो सकता है। दिन में, रात में, कभी भी, या कभी भी नहीं। घंटी बजती है, किर्र किर्र। वह एक बार उधर देखता है और फिर मुंह घुमा लेता है। माँ कहती है, तू कुछ पता तो कर। वह हंस देता है। वह सबको एकदम नालायक सा दिखाई देने लगा है। माँ, भाभी, मीनल, सबको। और है भी शायद। अलग अलग कुर्सियों पर सब अगली बार फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार लगभग 10 मिनट से फोन की घंटी नहीं बजी। चेहरे रक्तहीन से हो गए हैं सबके। कभी भी बज सकती है घंटी, कभी भी आ सकता है कोई संवाद, कैसा भी। जाने क्या बंद है फोन के इस चोंगे में। चुप्पी बर्फ सी जमने लगती है अचानक। वह फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर बैठ जाता है। पानी पीता है। गिलास लुढ़क कर छन्न से गिरता है जमीन पर। भाभी खींच जाती है। जमा हुआ पानी लहर सा जाता है। फिर सब कुछ
पहले की तरह। वो उठकर चला जाता है वहां से। घंटी फिर बजती है। फोन उठाने के बाद भी बजती जा रही है घंटी। मीनल चीखती है, क्यों नहीं आती उस पार से कोई आवाज। बजती ही जा रही है घंटी। वह रुआसी हो जाती है। वह कमरे से दौड़कर आता है। पागल हो गए हो सबके सब, कॉल बेल बजने पर फोन उठा रहे हो। पिता लौटे हैं। माँ के काले सफेद बालों के बीच सूरज चमकने लगता है। सिंदूर की रेख और गाढ़ी दिखाई देने लगती है। पिता बताते हैं, किसी ट्रेन के डिरेलमेंट के कारण ट्रेन लेट हो गई इतनी। वहीं बैठी बैठी मीनल अनुपस्थित हो जाती है। उसके भीतर लगातार घंटी बज रही है अभी भी। वह फिर पूछती है, इतनी देर कैसे हुई पापा? अभी तो बताया बेटी, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हो इतनी देर तक? घंटी बजने लगती है फोन की, किर्र किर्र। जूते का फीता खोलते खोलते पिता देखते हैं, फोन कट जाता है। क्या हुआ, राजन कहाँ है? नहीं लौटे अभी तक, भाभी गुदगुदाती है। अप्रासंगिक हो रहे पिताओं की तरह चुप लगा जाते हैं पिता। घंटी फिर बजती है, किर्र किर्र, कट जाती है। ये क्या हो रहा है फोन को? कौन होगा फोन के परे? क्या कहना होगा उसे इतनी रात? फोन के इर्द गिर्द मीनल, माँ, भाभी और अब पिता भी वहीं जा बैठे थे, उसी धरातल पर, मानसिकता के एकदम उसी बिंदु पर। जाने क्या, जाने कब, कुछ भी, कभी भी। घंटी फिर बज रही है। ऐसा तो हुआ नहीं कभी। जरूर फोन खराब होगा, एक्सचेंज से ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, या फिर रिसीवर हटाकर सो क्यों नहीं जाते सबके सब। वह उठकर चला जाता है वहां से। कमरे में सिगरेट जलाकर औंधा पड़ जाता है। काली रात में भी सिगरेट का धुआं सफेद सी लकीर बनाता दिखाई पड़ने लगता है। घंटी नियमित अंतराल पर, कभी कभी ज्यादा अंतराल पर भी बजने लगती है। दरवाजे पर स्कूटर आकर रुकती है। राजन हतप्रभ है। दरवाजा खुला क्यों है अभी तक? वो बाहर से दाखिल हो। भाभी की माथे की सलवटें सीधी हो जाती हैं। फोन की घंटी अब कोई नहीं उठाएगा जब तक 7-8 बार बज न जाए कम से कम। घंटी बज रही है। राजन देखता है, घंटी बज रही है। माँ, पिता, मीनल और उसकी पत्नी, कोई नहीं उठाता रिसीवर। सब मूर्ति की तरह देख रहे हैं। क्या हो गया सबको? इतने बड़े घर में फोन का अस्तित्व शायद पहली बार इतना विराट सा दिखने लगा है। सब जाग रहे हैं, सब बैठे हैं, चाय के सहारे आशंकाओं से लड़ते हुए। घंटी बजती ही जा रही है, किर्र किर्र, बार बार वही प्रश्न, कौन होगा फोन के उस पार? क्या कहना होगा उसे? जाने क्या। कांपते हाथ से फोन उठाते हैं पिता। हेलो, हेलो। हाँ, बोल रहा हूं मैं। जी जी, ठीक नंबर मिलाया है आपने। जी जी जी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फूट कर रोते हैं पिता। मेरा राहुल। माँ चिल्लाती है, क्या हुआ उसे? चला गया अपना राहुल, ट्रेन से कटकर। दहाड़ मारकर रोती है माँ, मीनल, भाभी। वह चौंक कर उठता है कमरे में। सचमुच हो ही गया कुछ अनर्थ। सिगरेट जमीन पर डालकर चप्पल से रगड़ता है। वह उतर कर आता है नीचे। पिता रोते रोते जड़ हो गए हैं। राजन सन्न है। माँ, मीनल, भाभी चीख चीख कर, पर यह क्या? राहुल खड़ा है सबके सामने। पिता उठकर लिपट जाते हैं उससे। तू जिंदा है मेरे बेटे? अपना राहुल जिंदा है? अरे, अपना राहुल जिंदा है, तू देख। तेरा तेरा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? सब छू कर देख रहे हैं उसे।
वह तो खो गया था पिछले महीने, राहुल कहता है। पिता हंसते हैं, एक अजीब सी हंसी। बेरोजगारी से ऊब कर एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी जेब में तेरा आइडेंटिटी कार्ड रहा होगा। वही फोन आया था अभी अभी। माँ अभी भी रोए जा रही है। ये खुशी के आंसू हैं अब। घंटी फिर बजती है। पिता रिसीवर उठाकर अलग रख देते हैं। चलो सब अपनी अपनी जगह पर सोने। रात काली से सिलटी होने लगी है। अब हम में से किसी के शरीर पर छिपकली नहीं रेंग रही। आरंभ में तो छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है उसका आना। उसने जाना, उसका आना। उसने जाना, उसका आना मेरे दुखों का चला जाना था। उसने जाना, उसका आना मेरे दुखों का चला जाना था। दूसरी कविता है उसकी हंसी। गहरे आलाप सी सांस के मूल बिंदु से चरम बिंदु तक, घाटियों से चोटियों तक छा जाने वाली। गहरे आलाप सी सांस के मूल बिंदु से चरम बिंदु तक, घाटियों से चोटियों तक छा जाने वाली, सबके दुखों को ढांपती हुई बेहद शास्त्रीय थी उसकी हंसी। मैंने उससे उसके दुखों को जानना चाहा। मैंने उससे उसके दुखों को जानना चाहा। अपने दुखों की किताब पर, अपने दुखों की किताब पर रंगीन दिल चढ़ाकर, अपने दुखों की किताब पर रंगीन दिल चढ़ाकर हंसने लगा वो आदमी। अब एक गीत पढ़ रहा हूं, अनकहे संवाद। रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से, रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से, बोलती हैं कहीं भीतर किसी कोने से। रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से, बोलती हैं कहीं भीतर किसी कोने से। अनकहे संवाद मन में कौंध जाते हैं, अनकहे संवाद मन में कौंध जाते हैं, और हम निःशब्द होकर गुनगुनाते हैं। अनकहे संवाद मन में कौंध जाते हैं, और हम निःशब्द होकर गुनगुनाते हैं। बहुत कुछ धुलता नहीं है स्लेट धोने से, रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से। खिड़कियों से रेल की जो दृश्य छूटे थे, खिड़कियों से रेल की जो दृश्य छूटे थे, टूटते जलबिंब ही शायद अनूठे थे, टूटते जलबिंब ही शायद अनूठे थे। क्या नहीं खोया किसी का साथ खोने से, क्या नहीं खोया किसी का साथ खोने से, रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से। जब कभी होते अकेले मौन कमरे में, जब कभी होते अकेले मौन कमरे में, संग होता है न जाने कौन कमरे में। जब कभी होते अकेले मौन कमरे में, संग होता है न जाने कौन कमरे में। छू रहे एकांत कुछ संदर्भ लोने से, छू रहे एकांत कुछ संदर्भ लोने से, रह गई अनुभूतियां जो व्यक्त होने से, बोलती हैं कहीं भीतर किसी कोने से। अगला गीत है भोर हुई सिंदूर। रात सघन केशों से फैली, भोर हुई सिंदूर। रात सघन केशों से फैली, भोर हुई सिंदूर, और युगल कलरव प्राणों में घोल गया संतूर। रात सघन केशों से फैली, भोर हुई सिंदूर, और युगल कलरव प्राणों में घोल गया संतूर। घर आंगन के कोने भरती उभर रही पगधनिया, घर आंगन के कोने भरती उभर रही पगधनिया, कहाँ उपस्थित है उजलापन बतलाती पैजनिया। संकोची दिन बीते ऐसे जैसे उड़े कपूर,
रात सघन केशों सी फैली, भोर हुई सिंदूर। आंख मूंद लेती चुपके से आकर नरम हथेली, चिर परिचित स्पर्श रोज का कितनी सरल पहेली। पूर्व सूचना दे ही देते कंगन हमें जरूर, रात सघन केशों सी फैली, भोर हुई सिंदूर। आंखों ही आंखों में चलती मीठी मीठी चोरी, आंखों ही आंखों में चलती मीठी मीठी चोरी, और रूठने पर चलती है, और रूठने पर चलती है कैसी रिश्वतखोरी। नहीं रह गए बीते दिन के वो खट्टे अंगूर, रात सघन केशों सी फैली, भोर हुई सिंदूर। अब एक गीत पढ़ रहा हूँ, भाभी के पांव। पीहर से आए आलता लगाए, भाभी के पांव, भाभी के पांव पीहर से आए। खेतों से चूल्हे तक बजरे की गन, खेतों से चूल्हे तक बजरे की गन, खनक लोक गीतों की महके संबन, महके संबन, सोंधापन घोले, सोंधापन घोले, चुप चुप कुछ बोले, घर आंगन गाँव, भाभी के पांव पीहर से आए। चुहल से शरारत तक रूठना मनाना, चुहल से शरारत तक रूठना मनाना, बिना बात का गुस्सा आंख से दिखाना, आंख से दिखाना, टकटकी लगा